चलिए शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था लेंस लॉ से, देखा था डायरेक्शन वगैरह कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसमें हमने ये सब चीज़ें देखी थी। ये सब का मतलब अप्लाइड फील्ड और इंड्यूस्ड फील्ड में क्या रिलेशन रहता है डायरेक्शन वाइज, ठीक है। हम नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है मोशनल, ठीक है। मोशनल नाम है इसका, इमोशनल नहीं है, इमोशनल EMF, ठीक है। तो पहले तो मुद्दा समझते हैं कि मोशन की वजह से कैसे किसी भी लूप में या कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई लूप ट्रैवल करता है, फॉलो करता है, फ्लो करता है, तो उसमें कैसे EMF जनरेट होता है। सपोज़ हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है ये, ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। इसके ऊपर फॉर्मूलेशन के ऊपर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इसका मैकेनिज़्म समझ लेते हैं, ठीक है। और एक रॉड है ये एक रॉड है, मेटालिक रॉड है, कंडक्टिंग रॉड है, ठीक है। और ये इस तरफ ट्रैवल कर रही है, भाग रही है, ठीक है। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें EMF अगर इंड्यूस्ड होगा तो कैसे होगा। अब चूँकि आपको एक बात पता है कि अगर कोई मूविंग चार्ज, अगर कोई, हिंदी में लिखते हैं चलो इसको, अगर कोई मूविंग चार्ज, अगर कोई चार्ज ऐसे लिखते हैं, अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। और वो फोर्स क्या होता है? QVB, याद है हम लोगों को? वो फोर्स क्या था? F = QVB, ठीक है ना। और उसमें QVB में फॉर्मूला क्या था? QV×B, V×B, ये फॉर्मूला था उसका। तो अगर हम लोग मैग्नीट्यूड वाइज लिख दें तो ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर हम बोलें कि अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो फोर्स उसके ऊपर ये लगता है। अब ये कंडक्टिंग रॉड है, इसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, तो इनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर सपोज़ मैं यहाँ पे उसी रॉड को, ऊपर वाली रॉड को यहाँ पे बना लेता हूँ। इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अभी ऐसे हैं, ठीक है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, भरे हुए पूरे, ठीक है। अभी मूव करना शुरू हो गया तो हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगने लगेगा, और वो फोर्स का फॉर्मूलेशन हम ऐसे कर सकते हैं, जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो ये है, और मान लीजिए ये V वेलोसिटी से इस तरफ जा रहा है, तो इसके ऊपर हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो लग जाएगा QVB। अच्छा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बनाई हम लोग ने और वेलोसिटी इस तरफ बनाई है। तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किस तरफ लगेगा? फील्ड नीचे की तरफ, फील्ड नीचे की तरफ, वेलोसिटी इस तरफ, और V×B लगाएंगे, यानी कि फोर्स आना चाहिए QVB ऊपर की तरफ। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स आ जाएगा नीचे की तरफ। इसका मतलब ये है कि हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगने लगेगा नीचे की तरफ। इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ इकट्ठा होना शुरू करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू कर देंगे, नीचे की तरफ इकट्ठा हो जाना शुरू यहाँ पे कर देंगे इलेक्ट्रॉन। और अगर चूँकि यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन भी इधर मूव करेंगे तो इधर पे एक पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे क्या हो जाएगा यहाँ पे इस रॉड में, कि यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे इस तरफ, और इस तरफ सारे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे। मतलब अगर देखा जाए तो इस रॉड में एक EMF भी, एक पोटेंशियल डिफरेंस से इंड्यूस हो गया, एक पॉजिटिव सारे इस तरफ, नेगेटिव सारे इस तरफ। तो अपने आप में ये रॉड एक बैटरी की तरह वर्क करने लगी है। मतलब ये कह सकते हो आप कि ये रॉड है एक बैटरी की तरह एक्ट करने लगी है। हम लोग लिख सकते हैं कि जब एक रॉड मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगता है, जिसकी वजह से वो एक कॉर्नर पे वो कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज दूसरी तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। तो अक्रॉस द रॉड एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और पोटेंशियल डिफरेंस अगर क्रिएट हो गया मतलब हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप हो गई, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप हो गई। तो ये कब तक इकट्ठा होता रहेगा, ये क्वेश्चन है एक्चुअली।
मेरा प्रश्न यहाँ पे ये है कि ये हम मूव कर रही है, ये रॉड एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होते रहेंगे। इसका मतलब यहाँ पे रॉड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता रहेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा हमेशा मतलब अनंत समय तक ये बढ़ता रहे तो ये हमें जरा सी रॉड में अनंत पोटेंशियल मिल जाएगा, इन्फिनिटी पोटेंशियल मिल जाएगा। मतलब जरा सी रॉड आपकी भयानक वोल्ट की बैटरी बन जाएगी, बहुत सारे वोल्ट की बैटरी बन सकती है। लेकिन इसकी एक लिमिट है। लिमिट क्या है? लिमिट ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लग रहा है वो इस समय देखो क्या लग रहा है, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज और वी वेलोसिटी से जा रहा है और बी वेक्टर फील्ड। अब चूँकि मैंने मोशन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी और जो वेलोसिटी है वो वी, मैग्नेटिक फील्ड बी बॉम्बे वाला और ये वेनिस वाला, ठीक है। तो इनके बीच में 90 डिग्री है, इसलिए मैंने इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लिखा है वो लिख लिया ई वी बी। तो मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रहा है इस तरफ, सही है। और इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, हम लोग अगर मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो नीचे की तरफ लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। और एक फील्ड सेटअप हुई है। फील्ड कैसी सेटअप हुई है? पॉजिटिव से इस तरफ फील्ड सेटअप होती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सेटअप हुई है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हुए हैं, नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हुए, तो एक फील्ड इनसाइड द मटेरियल इस तरह से सेटअप हुई है। और जिस तरफ फील्ड सेटअप होती है उसके अपोजिट फोर्स लगता है, इलेक्ट्रॉन है चूँकि, इसलिए। तो जब तक ये मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर नहीं हो जाता तब तक इसका तो पोटेंशियल बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही ये मैग्नेटिक फोर्स इस वैल्यू के बराबर आ जाता है, यानी कि ये मैग्नेटिक फोर्स, ये वाला मैग्नेटिक फोर्स इस इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर आ जाता है, क्योंकि ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है जो फील्ड सेटअप होने की वजह से लग रहा है। मतलब ये फोर्स ये चाहता है कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ चले जाएँ, और जबकि ये मैग्नेटिक फोर्स क्या चाहता है? मैग्नेटिक फोर्स चाहता है, ऐसे यहाँ आप निशान ला लो, ये एफ ई का मतलब हो गया, एफ ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो लग रहा है वो ऊपर की तरफ लग रहा है और मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। इनिशियल स्टेजेस में तो ये होगा कि मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होगा, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वैसे वैसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि ये वाला फोर्स भी लगातार बढ़ता जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ते बढ़ते मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं लग रहा होगा। और अगर आप और के मतलब सोच रहे हो कि नहीं, और अगर हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे, स्पीड को रहने देते हैं, कि अगर आप और थोड़ा दूर जाएंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स तो अभी भी उतना ही लग रहा है ना। तो अब मैग्नेटिक फोर्स अगर उतना ही लग रहा है और इलेक्ट्रिक फोर्स अब लग नहीं रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज का इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर मूव कर रहे थे, मतलब ऊपर से नीचे जो आ रहे थे वो इलेक्ट्रॉन आना बंद हो गए। और क्यों बंद हो गए? क्योंकि नेट फोर्स इनका जीरो हो गया। नेट फोर्स जीरो हो गया मतलब आप से लिख सकते हो आपकी एफ नेट है जो वो क्या हो गया, बेसिकली एफ मैग्नेटिक माइनस एफ इलेक्ट्रिक। और चूंकि एफ मैग्नेटिक और एफ इलेक्ट्रिक आपने ऑलरेडी इक्वल कर दिया है, इसका मतलब नेट फोर्स हो गया आपके इलेक्ट्रॉन के ऊपर जीरो। तो अब ये मूव नहीं कर पाएंगे, मतलब अभी इनका पोटेंशियल भी ना तो डिक्रीज़ होने वाला ना इंक्रीज़ होने वाला है अगर वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता जाए। तो ये तो बेसिक मैकेनिज़्म है इसके पीछे का। मैकेनिज़्म समझ में आया? मैकेनिज़्म क्या है हमारा? सिंपल मैकेनिज़्म ये है कि जब एक चार्ज मूव करता है तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है। अब मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो वो कॉर्नर पे इकट्ठे होने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर इकट्ठे हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन चूँकि इधर वो छोड़ के आए हैं तो इधर पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। तो यहाँ एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। अब वो चूँकि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हुई होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में उन चार्जेस के ऊपर फोर्स लगा रही होगी, उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगा रही होगी। तो जैसे जैसे मैग्नेटिक फोर्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फोर्स जैसे जैसे मतलब रॉड आगे मूव करती जाएगी, आपका मैग्नेटिक फोर्स तो उतना ही है चूँकि QVB, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे चार्ज यहाँ ज़्यादा होता जाएगा, चार्ज यहाँ पे ज़्यादा कलेक्ट होता जाएगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ता जाएगा। और एक टाइम आएगा ये बढ़ते बढ़ते इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाएगा, और उस समय यहाँ पे जो चार्जेस होंगे उनके ऊपर नेट फोर्स क्या लग रहा होगा? ज़ीरो लग रहा होगा। अब नेट फोर्स अगर ज़ीरो लग रहा होगा तो वो कहीं मूव करने वाले हैं नहीं। मतलब ये कि आप मैक्सिमम कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं? आप मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट कर सकते हैं वो इस लिमिट तक कर सकते हैं जब तक कि FM = FE नहीं हो जाता,
ठीक है। तो ये तो बेसिक हमने जो चर्चा की, ये जो 8-9 मिनट हमने बातें की हैं, ये सिर्फ हम लोग ने मैकेनिज़्म के ऊपर बातें की हैं कि क्या है मैकेनिज़्म इसका, ठीक है ना। मैकेनिज़्म, पता नहीं क्या स्पेलिंग, मैकेनिज़्म ये हमने जो बात की है, ये बेसिक मैकेनिज़्म के ऊपर बात की है कि अगर एक रॉड है वो मूव करती है तो उसके ऊपर कैसे आपका ईएमएफ सेट होता है, कैसे उसमें चार्ज इकट्ठा हो जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया तो ईएमएफ तो आपका बन गया रॉड के कॉर्नर्स के अक्रॉस, अगर देखा जाए तो, ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, फॉर्मुलेशन करने की कोशिश करते हैं। फॉर्मुलेशन के लिए जैसे मान लीजिए ये रॉड है, फिर से मैं उसी तरीके का सिस्टम बना रहा हूँ। ये हमारा फील्ड है नीचे की तरफ, ठीक है, और ये v वेलोसिटी से इस तरफ जा रहा है, और इसकी लेंथ, सपोज रॉड की लेंथ है आपकी l, रॉड की आपकी लेंथ होगी l मान लेते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड है आपका b, बॉम्बे। तो अगर आपसे पूछा जाए ईएमएफ होता क्या एक्चुअली, तो ईएमएफ होता था माइनस का d∅dt, यही होता था ईएमएफ। तो हम क्या करेंगे, हमें देखना है कि फ्लक्स चेंज हो रहा है या नहीं चेंज हो रहा है रॉड में, फॉर्मुलेशन के लिए, ठीक है ना। तो अगर ये रॉड इस तरफ ऐसे मूव कर रही है तो एक एरिया भी तो कवर कर रही है। पर यूनिट टाइम अगर देखा जाए तो क्या एरिया कवर किया, अगर ये मान लो v वेलोसिटी है, एक एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूँ उसको 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अभी इसको हम लोग वापस v से ही करेंगे, फार्मूला जब बनाएंगे तो बस एक एग्जांपल देखना चाह रहा हूँ। मान लो मैंने कहा ये 2 मीटर पर सेकंड है, और मैंने कहा ये 2 सेकंड तक ये रॉड मूव करी इसी स्पीड से, तो ये इस तरफ कितना मूव कर जाएगी, 4 मीटर, मतलब रॉड 4 मीटर मूव करके इधर पहुंच जाएगी। और चूंकि इसकी लेंथ इतनी है l, तो इसने कितना एरिया मूव कर लिया होगा, 4 × l, सही है ना। कितना एरिया मूव कर लिया होगा, चूँकि 2 इसकी स्पीड है तो 2, और 2 सेकंड तक चलाने की 4, 2 2 4, और लेंथ इसकी l है, तो एरिया जो टोटल मूव हो गया वो 4l हो गया। अभी कितने टाइम में हुआ, ये 2 सेकंड में हुआ है, यानी कि 2। तो एरिया पर यूनिट टाइम अगर हम लोग निकालना चाहें तो वो अपने आप निकाला जाएगा dA/dt। तो चेंज इन एरिया पर यूनिट टाइम आपका आ जाएगा 2l। यहाँ से आपको बात समझ में आई, क्या हो रहा है यहाँ पे एरिया स्वीप किया जा रहा है, यहाँ पे एरिया स्वीप किया जा रहा है, एरिया ट्रैवल किया जा रहा है। तो वो एरिया कैसे ट्रैवल निकालेंगे हम लोग, एरिया ट्रैवल का सिंपल सा है कि dA/dt अगर आपको निकालना है तो dA/dt इज़ नथिंग बट वेलोसिटी इनटू लेंथ। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी का मतलब हो गया मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में, और लेंथ तो कांस्टेंट है इस डायरेक्शन में। तो dA/dt का आप सिंपली कह सकते हो कि v/l हो गया, सॉरी v × l हो गया। और जबकि हमें पता है फ्लक्स होता है हमारा क्या, BA cos θ, BA cos θ होता है हमारा। तो अगर यहाँ पे एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स भी तो चेंज होगा, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि dA/dt हम जब करेंगे तो हमारा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थीटा तो चेंज नहीं हो रहा है, थीटा तो हमारा चेंज नहीं हो रहा है। तो अच्छा, एरिया की हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। अगर मान लो तो चेंज इन एरिया पर यूनिट टाइम आ गया, सही है। तो अगर हम इसको कैसे बनाएं, ईएमएफ के फॉर्म में बनाने की कोशिश करें तो ईएमएफ आपका हो जाएगा, ईएमएफ हो जाएगा ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो थीटा आपका चेंज v और l के बीच में हो नहीं रहा, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो आपका सिर्फ बचेगा b और cos थीटा इधर और dA/dt, ठीक है। अच्छा, अभी इस केस में हमने जो cos थीटा यानी थीटा जो ले रखा है वो क्या ले रखा है, b और a के बीच का एंगल। अच्छा, हमने यहाँ पे, अच्छा आप इस जगह गौर करो अगर, तो यहाँ पे जो थीटा है वो b इनवर्ड, और एरिया जो हमने किया वो इनवर्ड या आउटवर्ड आप कैसा ही मान सकते हो क्योंकि ओपन एरिया है। तो इसलिए थीटा आप कह सकते हो कि या तो 0 डिग्री या तो 180 डिग्री इस केस में। तो अगर हम थीटा 0 डिग्री बोलते हैं तो ईएमएफ आपका क्या हो गया, बेसिकली b dA/dt, सही है ना। देखिए v इस तरफ है, ठीक है ना,
सॉरी, हम लोग क्या कि ये जो थीटा होता है, ये जो कॉस थीटा करके हम लोग जो थीटा लिखते हैं, ये किसके बीच का एंगल है? ये बी और ए के बीच का एंगल होता है, सही है कि नहीं? ये बी और ए के बीच का एंगल होता है। तो यहाँ पे बी और ए के बीच में एरिया, यहाँ पे क्या दिखेगा आपको? एरिया इस तरीके का कुछ बन जाएगा, ये एरिया है बेसिकली, क्योंकि ये रॉड इधर से इधर ट्रैवल हो गई। तो इस एरिया वेक्टर के बीच में और इस बी के बीच में या तो 180 डिग्री एंगल बोलना चाहिए या 0 बोलना चाहिए। अब चूँकि हम ऐसा बोल सकते हैं, 0 बोलें या 180 बोलें, तो आप चाहें तो मेरे हिसाब से कोई भी ले सकते हैं, 0 और 180 कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप क्या करो, टू अवॉइड द कन्फ्यूज़न, जो जैसा दिख रहा है वैसे ही बना लो। अगर आपसे मैं पूछूं इस एरिया का एरिया वेक्टर किस तरफ है, तो इस एरिया का एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, ठीक है ना। और हमने बी किस तरफ बना रखा है? नीचे की तरफ बना रखा है। इसका मतलब आपको थीटा है ना 180 लेना चाहिए इस केस में। अभी मैंने बोला था 0 डिग्री ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका चॉइस है वो, क्योंकि ये ओपन एरिया है और ओपन एरिया में आप कोई भी एक ले सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी एक डायरेक्शन ले सकते हैं। तो ठीक है, चलो अच्छा, तो फिलहाल हम लोग ना थीटा को ले रहे हैं 180 डिग्री, ठीक है। तो थीटा को हम लोग ले रहे हैं 180 डिग्री। तो फाई हमारा होता है बी ए कॉस थीटा और ईएमएफ हमारा होता है, अच्छा मैंने यहाँ पे कुछ माइनस साइन नहीं लगाया, माइनस में क्यों बोल रहा हूँ, इसको ऐसे लगाओ, ये वाली लाइन अभी गलत है, यहाँ से देखो। ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस डी फाई बाई डी टी। तो वो ये जो माइनस है जो ऊपर लिखा हुआ है, ये वाला माइनस, ये मैंने यहाँ लिख लिया, और बी कॉस थीटा डी ए बाई डी टी। अभी चूँकि थीटा की वैल्यू मैंने 180 नहीं रखी है, इसलिए इस माइनस को नहीं हटाया था मैंने। अब मैं इसको थीटा की वैल्यू अगर 180 रख दूँ तो हो जाएगा माइनस थीटा कॉस 180 की वैल्यू -1, इसलिए हो जाएगा बी, और वो -1 रख दिया, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई एम एफ इक्वल टू हो जाएगा बी इक्वल टू डी ए बाई डी टी। और डी ए बाई डी टी ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। डी ए बाई डी टी हमारा क्या होता है? वेलोसिटी इंटू लेंथ, यानी कि आप ई एम एफ बोल सकते हो सीधा सीधा वी बी एल, आप ई एम एफ सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं? वी बी एल। तो यहाँ पे आपका एक ई एम एफ का जो फार्मूला है वो सिंपल सा जनरेट हो गया। ई एम एफ इन अ मूविंग रॉड जो जनरेट होगा वो ई एम एफ इक्वल टू वी बी एल होगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और है यहाँ पे कि V और L के बीच में भी कुछ एंगल हो सकता है लेंथ ऐसी हो और वेलोसिटी ऐसी हो। तो एक लेंथ वेक्टर भी बना सकते हो आप, ऐसा कह सकते हो एक रॉड है, इस तरफ है लंबाई इसकी और वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ है। तो उस केस में एरिया स्वीप क्या होगा? एरिया स्वीप इस केस में चेंज हो जाएगा। तो उस केस का एरिया स्वीप अगर आप देखोगे तो क्या आएगा कि ये रॉड ऐसे ट्रैवल करेगी, मतलब ये ऐसा ट्रैवल हुआ, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। और अगर आपको पैरेललोग्राम बन जाएगा तो अगर मान लो ये एंगल थीटा हो तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? ये अगर थीटा है तो ये वाला इसका लेंथ का कंपोनेंट जो आएगा वो एल साइन थीटा आ जाएगा, वो एल साइन थीटा आ जाएगा। तो एल साइन थीटा इंटू वी कर देंगे तो इस वाले का, इस पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो इतना ही होता है। देखो चलो नई पेज से हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। हालांकि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ई एम एफ इज इक्वल टू वी बी एल हुआ, ठीक है। नहीं आया हो तो प्लीज़ डाउट पूछ लेना, एक बार और एक्सप्लेन कर लेंगे इसको, नहीं तो ठीक है। तो अच्छा, हम ये क्या बात कर रहे थे? हम ये बात कर रहे थे कि अगर इन केस लेंथ मान लीजिए इस तरफ है, ठीक है, लेंथ इस तरफ है और वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ है और लेंथ और वेलोसिटी के बीच का एंगल थीटा है। तो अगर ये रॉड इस तरफ ऐसे ट्रैवल कर जाएगी तो एरिया जो ट्रैवल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो इस पैरेललोग्राम के बराबर हो जाएगा। और पैरेललोग्राम का एरिया आपको पता होगा, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? वी एल साइन थीटा, ठीक है। क्या होता है? वी एल साइन थीटा होता है पैरेललोग्राम का एरिया। तो एरिया स्वेप्ट जो बोला जाए इस केस में हो गया डी ए बाई डी टी, क्योंकि वेलोसिटी कंपोनेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, सॉरी क्योंकि वेलोसिटी लिखा हुआ है, लेंथ का कंपोनेंट साइन थीटा। या फिर हम मतलब अगर ये वाला फार्मूला आपको नहीं पता है कि वी एल साइन थीटा होता है पैरेललोग्राम का एरिया, तो आप दूसरा तरीका क्या अपना सकते हो जो मैं पिछले पेज पे डिस्कस करने की कोशिश कर रहा था। क्या कह सकते हो? जैसे अगर ये है और एक ही पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है आपको, और इसकी लेंथ, ये वाली लेंथ एल है और ये वाला वी है, ठीक है, और ये एंगल थीटा है।
तो अगर आप चाहें तो इसका एरिया ऐसे बना सकते हैं। ये वाला एरिया है जो इस रेक्टेंगल का एरिया, वो बिल्कुल उस पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हमने इधर पे इतना छोड़ दिया तो इधर इतना ऐड कर लिया। तो इसलिए आप कह सकते हो इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो। तो इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना, तो इस एल का अगर ये वाला कंपोनेंट देख लें तो ये लेंथ पता चल जाएगी। अब चूंकि ये वाला एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, एल साइन थीटा आ जाएगा। और विड्थ ऑलरेडी पता है वी है, तो ये हो जाएगा वी एल साइन थीटा। तो सिंपल है कि जो रेट ऑफ स्वीप ऑफ एरिया है वो dA/dt है, जो वो सिंपल सा आपका आ गया वी एल साइन थीटा। वो आपका क्या आ गया, वी एल साइन थीटा। यानी कि अगर EMF तुम्हें लिखना हो तो वी एल साइन थीटा पूरा लिख सकते हो आप, वी एल साइन थीटा पूरा लिख सकते हो। लेकिन जो हमने अभी EMF बनाया था फॉर्मूला, वो बनाया था E=VBL। रीज़न ये कि उस केस में हमने थीटा और वेलोसिटी लेंथ वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल है जो वो 90 बना रखा है। इस केस में यहाँ पे ये हमने 90 बना रखा है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा VBL बन गया था। तो हमारा एक जो जनरलाइज फार्मूला हो गया मोशनल EMF का, वो क्या हो गया, VBL साइन थीटा। तो आई गेस समझ में आया होगा ये छोटा सा लेक्चर, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लेना। हम लोग ने जो छोटी सी बातें डिस्कस की हैं वो मोशनल EMF की बातें डिस्कस की हैं। किसकी बातें की हैं, मोशनल EMF की, ठीक है। तो हमें इसके कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स और देखने होंगे, तो वो हम लोग देखते रहेंगे आगे आने वाली लेक्चर में, छोटे से लेक्चर में। और न्यूमेरिकल्स एक्चुअली अच्छे हैं इसके। और फिर अच्छा एक और टॉपिक है, इस टॉपिक को और ख़त्म कर लेते हैं, आप भी कर लेते हैं चाहो तो। ऐसे चाहो क्या, तुम्हें पता कैसे चलेगा, मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम चाह रही हो, है ना। चलो ठीक है, चलो छोड़ो इस टॉपिक को, अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। छोटे ही लेक्चर रखते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं रखते हैं, अपलोड करने में दिक्कत होता है। ठीक है, चलो फिर बाय बाय। डाउट्स हो जो भी वो पूछ लेना।